8 साल नौकरी करने के बाद कि मैं जिस तंत्र में बैठा हूं उस तंत्र ने हमारे बच्चों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। क्योंकि चाहे सरकारी स्कूल और चाहे प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल का एक ही काम है आपके बच्चे को वैसा बनाना कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल ना कर पाए, वो अपने समाज में ना बैठ पाए, वो अपने समाज के दूसरे बच्चों को अपना दुश्मन मान के उससे आगे भागने की दौड़ में निकल जाए और उसका समाज टूटता चला जाए। उसके माँ बाप अपनी चौधर दिखाने के चक्कर में या ब्योंत दिखाने के चक्कर में या नंबर दिखाने के चक्कर में ऐसा बना दें कि अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए दौड़ा दें। मैंने उस टाइम कैलकुलेशन करी थी और मैं आज भी ये लोगों को बताता हूं उस कैलकुलेशन के बारे में कि भाई आपका जो बच्चा है जो दौड़ रहा है नंबरों की दौड़ में और नंबरों से उसको नौकरी मिलनी है, तो जितने फार्म भरे जाते हैं और जितनी नौकरियां मिलती हैं वो फार्म भरे हुए का मात्र 0.1% से भी कम होता है। यानी आपका बच्चा 99.9% चांस है कि कंफर्म फेल होगा, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलनी है। अगर आप नौकरी के लिए दौड़ रहे हो तो, अगर आप बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो तो पूंजीपतियों के लिए पूरे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं और छोटे दुकानदारों का रास्ता बंद किया जा रहा है। अगर आप मिस्त्री बनने के लिए या अपने हाथ का काम करने के लिए चल रहे हो तो आपने पिछले 50 सालों का ट्रेंड देखा होगा। इससे पहले की सरकारों ने भी यही किया और ये वाली सरकार भी यही कर रही है कि हमारे पड़ोस का हलवाई तो प्रदूषण फैलाता है, लेकिन जीएमओ वाले तेल का इस्तेमाल करके बड़ी कंपनियों में कोई प्रदूषण नहीं है। वो लोग चाहे ब्लेंडिंग के नाम पे कितने मर्जी प्रिजर्वेटिव मिला दें, कितने मर्जी केमिकल मिला दें, चाहे उससे हमारे को कैंसर हो जाए, हमको हार्ट अटैक बढ़ते रहे, हमको कुछ भी होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे आसपास का जो कलेसर होगा, मेरा जो कोल्लू होगा, उसको कहते हैं तुम पोल्यूशन फैला रहे हो। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकलता है इसका अंदाजा अपने को नहीं होता है। मेरी गाड़ी को तो 10 साल की और 15 साल की अवधि की मान के पूरी हो ली है इसकी अवधि, उसको तो कबाड़ बना दिया जाता है। लेकिन जो बड़े पूंजीपतियों की गाड़ियां उनसे कितना काला धुआं निकलता है अपने को नहीं मालूम है। हमको कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने के लिए कितना निकल निकालने के लिए कितना डीजल फूका जाता है, कितनी खदानें खोदी जाती हैं, कितना मतलब सीमेंट और बजरी बनाने के लिए कितना प्रदूषण होता है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। ना इतना सोचने का अभी हमारे पास अकल है। अब पूंजीपतियों के लिए रास्ता बन गया, आम इंसान के लिए रास्ता नहीं है। हमारे लिए आवाज उठाने के लिए बने कौन? पॉलिटिकल पार्टियां बनी, सामाजिक संगठन बने और एनजीओज बने। लेकिन 2020 के अंदर ऐसा दौर आया जब हम सब के लोकतांत्रिक अधिकारों को काबू करके, यहां तक कि कोर्ट और कानून ने भी हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को बिल्कुल खारिज कर दिया और हमको बोल दिया कि तुम लोग अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकते। तुम सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, तुमको नौकरी पे नहीं जाने देंगे, नौकरी का फार्म नहीं भर पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे। मतलब रोटी के साथ जोड़ दिया उस चीज को, पेट के साथ जोड़ दिया, बीमारी के साथ नहीं जोड़ा उन्होंने, सरकारों ने। और उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके साथ खड़ी हुई हो, कोई संगठन, कोई एनजीओ खड़ा हुआ हो तो मुझे बता दो, आप देखोगे कोई भी पार्टी नहीं बोली, कोई भी, जिसको मालूम था कि ये पार्टी मतलब इसको मालूम था कि सरकार फ्रॉड कर रही है। लेकिन चक्कर क्या था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस अपोजिशन में थी, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां बीजेपी अपोजिशन में थी, तो अगर यहां वो हरियाणा की सरकार के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वही काम कर रही थी। यहां अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उठाती है सवाल, तो दिल्ली के अंदर वो 2000 रुपए ले रहा था जो हमारे यहां 500 रुपए ले रहा था मास्क ना लगाने का। आपने देखा, चाहे फिर शिवसेना की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे फिर मतलब ममता बनर्जी हो, चाहे फिर भाई कोई भी हो, ठाकरे हो, चाहे पाकरे हो, कोई भी हो, कहने का मतलब ये है जो रह गया। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता है या उनके जो मतलब कार्यकर्ता है, वो देख लो, एक भी नेता नहीं बोला और एक भी पार्टी नहीं बोली। ऐसा इतिहास में पहली बार हमने तो जीवन में देखा। भाई आपने देखा हो कभी पहले? ऐसा तो हमें नहीं मालूम। एक टाइम कभी किसी टाइम पे ऐसा दौर आया था जब इंदिरा के टाइम पे जब उसने आपातकाल लगाया था कि कोई या तो इंदिरा का नाम लेवेगा तो ठीक है उसके पक्ष में, नहीं तो जेल में।
अब इस दौर में अपनी आवाज कौन बने? अपने बच्चों को बचाने के लिए घर से बाहर निकले थे जी, अच्छा भला काम कराया करते, लेकिन ये देख लिया कि हमको उम्मीदें थी कि लोग समाज में अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं और निकले हुए हैं, अच्छा काम करेंगे और अपने समाज के लिए बढ़िया करेंगे। लेकिन एक चीज देखते हैं, किसानों के एक भी संगठन ने आज तक आपको यह जागृत नहीं किया कि जो सब्सिडी का पैसा आपको जो खाद और डीएपी देने के लिए कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर वो पैसा किसान को सीधा मिल जाए तो किसान कभी भी अपने खेत के अंदर सब वो नहीं डालेगा खाद और डीएपी, क्योंकि उसका उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, सीधा सीधा ज्यादा नुकसान हुआ है। किसी ने भी ये नहीं बताया आप लोगों को कि एलोपैथी की जो ड्रग्स हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये दवाई पुश करने वाले काम करने चल रहे हैं, इनको एमआर बताते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं कि तुमको कौन सी दवाई रिकमेंड करनी है, कि तुमको सिंगापुर का टूर लगेगा कि तुमका कहां का टूर लगेगा। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बीमार कितने होते हैं, साइड इफेक्ट कितने होते हैं, कितनों को कैंसर हो रहा है, कितने के लीवर बैठने लग रहे, कितने की किडनी खराब होने लग रही, कितने के गोड्डे खराब होने लग रहे, किसी ना कोई फुर्सत नहीं है, सब पैसा 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 के पीछे दौड़े लग रहे हैं। इसमें सारे का यो हाल हो लिया और हमने अपने बच्चों को भी उसी दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत भयानक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल को मेरे बच्चे का गला आप ही के बच्चे काटेंगे, और जब मेरा बच्चा ठाड़ा होया तो आपके बच्चे ने वो काटेगा। ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग अगर नहीं उठे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कैसे होगा। तो उस दौर में जब 2020 में लॉकडाउन लगाया था, तो उस दौर में बहुत चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझाया करते थे, भाई सरकार जो या दवाई तुमने देने लग रही है, जो इंजेक्शन की तैयारी कर रही है, इससे बचा लियो अपने बालका ने, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारे को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, गोड्डे आपके खत्म हो जाएंगे, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, नपुंसकता, बांझपन, जो एलर्जी और आंखों की रोशनी, दांत, किसी के गंजापन, किसी का कुछ, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि जिंदगी भर बीमार हो जाओगे जब बच गए जिंदा, तो नहीं तो जिंदा ही नहीं रहे बचने हैं। लेकिन नहीं समझे बहुत से लोग, नु क्या करते यूं मरवा होगा भाई। एक फिर चर्चा करी बैठे बैठे अपने साथियों के बीच में, तो मुझे याद है 1 तारीख को हम बैठे थे, मैं और मेरा साथी है सुशील को मैंने कहा, सुशील भाई, जिस तरह उस अंधी बैरी सरकार को जगाने के लिए संसद के अंदर बम फेंका गया था कि भाई बैरी सरकार है, इसने थोड़ा सुन जाए, एक धमाका छोटा सा कर दे, तो एक तो बलि देनी पड़ेगी कम से कम। तो हमने सोच के चले थे, एक मखा देख, अगर जब मान लो हम सरकार का फंस गए ना, इस टाइम पे इतना दौर था कि अंदर अगर चले गए बाय चांस, और अंदर जाने के बाद सरकार ने कह दिया कि इसका टेस्ट कराया था, यू पॉजिटिव पाया, तो 3-4 दिन के बाद चादर में लपेट के भी दे सकें अगर क्या था, और के पता ना भी दे मैं बॉडी, ऐसा काम भी हो उसका है। लेकिन अगर मान लो आप चले जावा तो तुम बाहर आता है, सर जनता ने जगाने का काम चालू कर दियो। अब 3 तारीख ने मैं गिरफ्तार हुआ था, उसकी वजह से देश के अंदर थोड़ी जागृति आई, लोगों को समझ में आया कि सरकार देश के लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है और लोगों को उठना पड़ेगा। हम उठे, हमने उठ के देखा कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये समझ में आया हुआ है, जिन्होंने अपना जमीर अभी बचाया हुआ है। क्योंकि आप देखोगे, चाहे सच्ची में इंजेक्शन लगाने वाले या सच्ची में मतलब जबरदस्त अपने आप अपनी मर्जी का मास्क लगाने वाले, या सच्ची में ही मतलब वो सर्टिफिकेट बनवाने वाले कौन लोग थे? पहले वो लोग थे जो टेलीविजन के आगे बैठे रहते हैं, दूसरे वो लोग थे जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के भगत हैं, तीसरे वो लोग थे जो किसी लालच में लगवा रहे थे, और चौथे वो लोग थे जो किसी डर में लगवा रहे थे। डर वाले, लालच वाले, टेलीविजन वाले और पॉलिटिकल पार्टी वाले, इसके अलावा 5वां आदमी नहीं था जो सरकार के इस प्रोपेगेंडा में फंसा। जो लालच डर से बाहर था, जो पार्टियों के चक्कर में नहीं, जिसके घर में टीवी नहीं था, उस आदमी को मालूम था कि सरकार आपके साथ फ्रॉड कर रही है। उस टाइम पे मैं निकला था घर से बाहर, और फिर हमने एक मोर्चा खड़ा किया जिसका नाम रखा हमने जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा रखा तो उस टाइम पे एक सवाल आया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कल को आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि भाई फिर कल ना चौधर की लड़ाई होने लग जाए हमारे मोर्चे में भी, भाई प्रधान कौन बनेगा और फलाना कौन बनेगा। तो हमने इस बात का ध्यान रखते हुए एक काम किया कि मोर्चा ऐसा बनेगा कि उसका कोई प्रधान ही नहीं होएगा,
और हम मोर्चे को संगठन ही नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बिना संगठन बनाए आप लोगों को संगठित करेंगे। जैसे ये लोग थे, ये सारे पहली बार जब मिले थे, हमने मिलवाए बहुत सारे लोग कि भाई आप पहली बार मिले हो तो एक दूसरे ने पहचान लो, एक दूसरे ने जान लो कि हम यमुनानगर में ये साथी हैं। अगर एक भी साथी के साथ कोई भी गलत काम होने लगे, सरकार जबरदस्ती करने लगे, तो सारे पहुंच जियो, बस उसने पहचान, बस या ना करियो। और एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम में, एक दूसरे को बिना धोखा दिए। हमारी आइडियोलॉजी क्या थी कि आपस में जो हमारा संगठन है, कम से कम हम लोग बाहर भी, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा साथी बाहर किसी के साथ झूठ छल फरेब ना करे और हम लोग ईमानदारी से अपना टाइम काटने लगे, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकारें बहुत बड़े लेवल पे काबू करने वाला खेल खेलने वाली हैं। क्योंकि एक ऐसा दौर आने वाला है जब आपका पैसा, आपके करेंसी सब डूबने वाला है, बैंक सारे डूबने वाले हैं, और फिर से वही दौर आएगा जब आप काम के बदले अनाज मांगोगे। उस दौर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी और उस ये समाज में उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन लोग ईमानदार हैं, कौन लोग बढ़िया हैं, कौन लोग अच्छे हैं। और इसीलिए लगातार घर से निकल करके हम ऐसे लोगों की छंटनी करने के लिए निकले हुए हैं। कोई पर्पज इसमें नहीं है, इसमें यह नहीं था, हमारी मकसद था अपने बच्चों को बचाएंगे कैसे, कल को अगर सरकारें जबरदस्ती करने लगे तो। मतलब फिलहाल तो यह था, फिर लगा करने कि ये रोज रोज कैसे करेंगे। जैसे अब पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर के ऊपर, भाई कुछ लड़कियों के ऊपर एक चेयरमैन ने अत्याचार किया, टाइम पे वो लड़कियां बोल नहीं पाई क्योंकि सारे के सारे वो उसका ताकत इतनी थी। फिर इन बच्चों ने मेहनत, इन थोड़ी सी हिम्मत करके इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा दी। अब 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और वो वहां बैठे हुए हैं, तो उस दिमाग में सोच करके देखो कि जब चैंपियंस के साथ ऐसा हाल हो रहा है, कल न आपकी और हमारी बहू बेटी के साथ अगर कुछ गलत हो जाएगा तो अपनी आवाज कौन सुनेगा। मतलब सोचा है आपने कभी कि कौन सुनेगा हमारी? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सुनेगा इस साल से, तो क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो हैं अपनी पॉलिटिक्स चमकाते चले जाएंगे, राजनीतिक लोग जो हैं वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, सामाजिक लोग जो हैं वो जो थोड़े बहुत हैं वो रोज रोज काम धंधा छोड़ के कैसे जाएंगे। आज एक के साथ हो गया, उसके लिए उठ के करता आ गए, 3 दिन पीछे किसी और का हो गया, फिर उठ के करता आ गए, 5वें दिन फिर हो गया, फिर उठ के करता आ गए। तो अगर हफ्ते में आपको 3 दिन तक किसी आंदोलन में ही जाना पड़े और वहां जाके हाजिरी लगानी पड़े, तो घर कब चलाओगे, रोटी कब खाओगे, अपना काम कब करोगे, बिजनेस दुकानदारी कैसे करोगे, नौकरी कैसे करोगे? वो तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि ये व्यवस्था ही खराब है, इन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बना दी, सारी व्यवस्था को मतलब इन्होंने इस तरीके से पलट दिया, चाहे शिक्षा की हो, चाहे काम धंधे की हो, चाहे खेती की हो, चाहे भाईचारे की हो, चाहे न्याय प्रणाली की हो, चाहे हेल्थ की हो, हमारे शरीरों को ठीक रखने की हो, चाहे बैंकिंग की हो, रुपये धन की हो, सारी व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री पलट के उल्टा मार दिया। जैसे यूं सोचो कि खाट मुद्दी मार दियो, इस टाइप से। तो फिर हमारे दिमाग में आया और हमारे साथियों ने बात करी कि जो राजीव दीक्षित सपना देखा करते थे व्यवस्था परिवर्तन का, वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन नहीं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन अगर आप कर दोगे, आज इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है, हम लोग यहां मीटिंग कर रहे हैं, सरकार को पता चलेगा कि मीटिंग हुई थी और लोग बाग इस सरकार तक दुखी हैं, लोगों ने जगा दिए, तो ईब कौन सी पार्टी तक करेंगे? ईब तो ए पार्टी का है, कल न बी या सी पार्टी में से किसी की सरकार बनने के चांस हैं। तो जो नेता आज इस पार्टी में बैठे हुए हैं जिसकी सरकार है, वह उस पार्टी में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, यही नेता। क्योंकि जो इस टाइम पे केंद्र में नेता बने हुए हैं, ये पहले किसी ने और पार्टियों में थे, पहले ये वहां से शिफ्ट होकर के इस पार्टी में आए थे। तो कल को अगर हम सरकार बदलने की बात करेंगे तो सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, वही नौकर रहेंगे, वही कार्य प्रणाली रहेगी, हम लोग वैसे ही अनजान, मतलब अपने ताकत और अपने अधिकारों से वैसे ही अनजान बैठे रहेंगे। हमारे ऊपर हमको लगेगा कि यार, क्योंकि 2011 में जैसे लगता था, जब रामदेव का आंदोलन हुआ तो सबको ऐसा लगता था कि कांग्रेस ने बचा दो बस तो देश ने बचा लेंगे। फिर अन्ना आंदोलन हुआ तो वहां भी सबको ये फीलिंग आती थी, हमको भी ये फीलिंग आती थी, हमने भी कांग्रेस के खिलाफ खूब झंडे ठाए, खूब नारे लाए। फिर देखा कि यार
सरकार बदल गई, उम्मीद सी जागी, फिर उससे भी बुरा हाल हो गया। इब इसने बदल के कौन से न लेकर आवांगे, क्योंकि सारी जगह यो योन लग रहा है, सारी पार्टियां एक दिशा में काम कर रही। फिर हमने सोचा फिर कल ना भाई, जब लोग बहुत सारे हो जाएंगे, जब काफी सारे लोग हो जाएंगे, तो क्या फिर आने वाले टाइम में जब इतने लोग सामने खड़े होंगे तो क्या फिर हम भी राजनीति कर लेंगे? मतलब हमारे दिमाग में एक सवाल आया, कुछ साथियों ने कहा, तो मैंने साथियों से पूछ लिया, मैं कहा तुम बताओ पहले राजनीति करें कि ना करें, दोनों तरफ बता देते हैं कैसे करें, क्योंकि यह सवाल बहुत आएगा। हमने क्या प्लान किया है अभी फिलहाल आपको बताऊं मैं, हमने ये योजना बनाई है कि नवंबर में करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार किया जाए, जिसके अंदर पूरे हरियाणा से 8-10 हजार लोग इकट्ठे कर लिए जाएं, जो लोग इस मुद्दे को समझते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, और वहां से हम लोग अपने उस विचार का, अपनी उस राजनीतिक जो समझ है उसका हम ऐलान करें। तो हमने 2 विकल्प रखे कि राजनीति करें कि ना करें। पहली बात तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो राजनीति नहीं करता है वो राजनीति का शिकार होता है, कन्फर्म है। दूसरी बात यह समझनी पड़ेगी 18 साल से ऊपर का हर आदमी राजनीति करता है, जो वोट डाल रहा है वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर ही रहा है, वो ऑलरेडी राजनीति में प्रैक्टिकल पार्ट वो है। अब सवाल यह है कि जो हम लोग जो खड़े होंगे लोगों को जगाने, जिसका थोड़ा सा चेहरा समाज के अंदर है, क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे? क्या वो चुनावी राजनीति में हिस्सा लेंगे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो हमने कहा भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बोला हुआ है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला फिर कोई नहीं लड़ेगा? मैं कहा नहीं, किसी ना किसी को तो लड़ना होगा। फिर कौन लड़ेगा और कैसे लड़वाएंगे? तो कहने लगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, जैसे मान लो अगर कल ना पॉलिटिकल पार्टी बना ली। मैं पॉलिटिकल पार्टियों को क्या बोलता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करती हैं, जिसका एक मालिक है और वो जिसको टिकट देता है वो आदमी बनता है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो लोगो है जनता सरकार मोर्चा का, वो ये है कि जनता ही सरकार है, और जनता से पूछे बिना और जनता के बीच से गया हुआ आदमी अगर नहीं है तो वो जनता का नहीं हो सकता, सरकार जनता की नहीं हो सकती। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी मैं बनाऊंगा तो मैं मालिक हो जाऊंगा, यो बनावेगा तो यो मालिक हो जाओगा, यो बनाओगा तो यो मालिक हो जाओगा, तो पार्टी भी नहीं बनेगी। पार्टी के बने बिना फिर कैसे कैंडिडेट छांटेंगे भाई समाज में से? हम कहते हैं, कई बार हमारे साथियों ने बोला कि समाज में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, अच्छे लोग छांटेंगे हम। अच्छे लोग कैसे छांटोगे? सवाल ये आता है, अच्छे लोग कैसे छांटोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन अच्छा, कौन गारंटी देगा अच्छे की? कैसे अच्छा माना जाएगा? कौन? मैं सर्टिफिकेट दूंगा, आप दोगे, कौन देंगे? इसलिए फिर एक योजना बनाई। पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। अभी जाकर के इसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आया है, और जैसे जैसे साथियों के, लोगों के सवाल आएंगे, इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग करते जाएंगे। क्या रिजल्ट निकला है? अगर कल को राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक समझ के बारे में अगर समझ आने लगे तो उस पर क्या विचार बना? उस पर यह विचार बना कि हम हर गांव से 5 लोग मांगने वाले हैं, एक गांव से 5 MLA, क्योंकि हमें नहीं पता उस गांव से महिला का आरक्षण आएगा, SC का आएगा, OBC का आएगा या जर्नल का आएगा। तो हम क्या मांग रहे हैं? एक महिला दे दो अपने पूरे गांव में से छांट के, एक SC दे दो, एक BC दे दो और 2 जर्नल दे दो। 5 लोग हो गए। 5 MLA छांटने हैं पूरे गांव ने, कम से कम। ज्यादा भी छांट सकते हो, कम छांटने की जरूरत नहीं है। आपका गांव में कोई कहता है कि ना भाई मैं भी लड़ना चाहूं चुनाव, आजा तू भी आजा। कोई तीसरा आया, भाई मैं भी लड़ना चाहूं, जनता का उम्मीदवार बनना चाहता हूं, तू भी आजा, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन गांव के दिए हुए ये 5 हैं, और उसके बाद ये 3-4 एक्स्ट्रा हैं। आगे भाई, अब एक विधानसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रादौर का ही ले लेते हैं। रादौर में कितने गांव हैं? 50 गांव तो होंगे, हैं? 100 गांव बताया इन्होंने। तो मान लेते हैं हम एवरेज 100, तो थोड़े ज्यादा गांव बन जाते हैं। आप एवरेज जो है वो 50 से 70 के बीच है, तो यहां छोटे छोटे गांव होंगे, इसलिए हम मान के ये चलते हैं कि 70 गांव है एक विधानसभा के अंदर। तो कम से कम अगर एक गांव में से 5 MLA अगर हमको दे दिए जाते हैं
तो हमारे पास एक विधानसभा में कितने एमएलए हो जाते हैं? 350 एमएलए हो गए। क्यों जी? जनता सरकार मोर्चा ने यह निर्णय लिया कि ये जो 350 एमएलए बनेंगे, ये 350 एमएलए की हम लोग ट्रेनिंग करेंगे बकायदा पूरे 2 महीने तक। ट्रेनिंग में क्या क्या होगा? जो इस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गेम चल रहा है, जो एक तरह से ये समझो कि जो आईएमएफ के जितने भी समझौते हैं, जितने भी मतलब बाहर की जो यूनाइटेड नेशंस के जितने समझौते हैं, उनसे देश को कितना नुकसान हो रहा है, लघु उद्योग को किस तरह से स्थापित किया जाएगा, हमारे यहां पर असली समस्याएं क्या हैं, आपको बीमार ही ना पड़े ऐसी कौन सी व्यवस्था है, आपके पास गांव के मान लो 5 बच्चे दिए गांव ने, हमने 5 को बोल दिया अपने गांव की समस्या लेके आओ, अपने गांव की सारी समस्या वो लेकर के आएंगे और बाकी के जितने 350 में तो 345 बैठे हैं वो उसका समाधान देंगे। तुम बताओ भाई कैसे समाधान करोगे? तुम बताओ तुम्हारे पास क्या समाधान है? साल में इतना बजट आता है, तुम इस अधिकारी को डांट सकते हो, इसको नहीं डांट सकते हो, तुम्हारी इतनी ताकत है, इस सड़क से तुम्हारी ताकत खत्म होती है, यहां से तुम्हारी ताकत शुरू होती है और यहां तक तुम्हारी चलती है। तो तुम्हारी इस ताकत में तुम 5 साल में क्या करने वाले हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या विजन है, संविधान के क्या अधिकार हैं, जनता के क्या अधिकार है, और तुम आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हो, पहले ही बता दिया जाएगा। 5 साल 2 महीने पहले, चुनाव से पहले ही 2 महीने की ट्रेनिंग, या 1 महीने की ट्रेनिंग हो, या ट्रेनिंग करनी पड़े हमने 2 महीने की, लेकिन हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे 350 लोगों की। उनमें से हमारा कुछ नहीं है। जो चुनाव जैसे हमने जनता सरकार मोर्चा खड़ा किया, लोगों ने खड़ा होकर के, कुछ बच्चों ने साथों ने, इनका कोई रोल नहीं है। अगर कल न गौरव कहता है मान लो अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो तू भी आ जाओ, 350 में हमने कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है जी। सारा कुछ सिखा दिया, सबको बता दिया, सबने कर लिया। अब उनमें से सबसे बढ़िया कौन है? अब सारे गांव के छांट रखे हैं जी सारे लोग, क्यों जी? गांव के दिए हुए बालक हैं सारे के सारे। अब इसके बाद हम लोग उनको ये कहते हैं कि भाई जब हमारे देश में, अगर हमारे स्कूल में, गांव में, पंचायत में या कहीं भी चपड़ासी भी अगर भर्ती होना होता है तो भी उसका पेपर होता है, ड्राइवर भर्ती होना हो तो पेपर होता है, और यहां खसम पाड़ दे हमने हुए ऊपर ते ले आए हुए, ये नहीं दिए जाएंगे, ऐसे नहीं। जो 350 लोग हमने सेलेक्ट करे थे, जो गांव ने सेलेक्ट किया, हमने नहीं सेलेक्ट करे जी, हम नहीं कर दे किसी ने सेलेक्ट, गांव ने सेलेक्ट कर रखे हैं। 350 लोग जो ये होंगे, इन 350 लोगों का पेपर होएगा, समझ गए जी। और एक आदमी को, एक एमएलए को, एक एमएलए होता है, एक उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है पीए, एक उसका पॉलिटिकल एडवाइजर होता है, और एक उसका कंप्यूटर पे काम करने वाला होता है। तो एक आदमी को 3 लोग चाहिए। 90 विधानसभा है, 10 लोकसभा, 100 पोस्ट ये हो गई, और 3 सैन के काम करने वाले 400 पोस्ट निकालेगा जनता सरकार मोर्चा, नौकर निकालेगा, नौकर। क्योंकि हमारा फंडा क्या है कि ये नेता और ये जो अधिकारी हैं, ये जनता के पैसे से चलते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, जनता के दिए हुए अधिकार से चलते हैं। तो ये जनता के नौकरों की तरह इनको काम करना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। जनता ने अगर कह दिया, गांव के लोगों ने अगर दस्तखत करके कह दिया कि ये काम करना है, एक भी आदमी दुखी है तो क्यों है भाई? यो आदमी दुखी है, उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, इस एप्लीकेशन का सोल्यूशन क्यों नहीं है? वो इस धरती पे ना रंदा हो, वो यहां तक वोट ना दे हो भाई। एक आदमी गरीब आदमी है जिसकी दिहाड़ी है मात्र 500 रुपए दिन में कमावा है। एक आदमी है जो 5000 करोड़ रुपए, 8000 करोड़ एक रात के कमावा है। मान लो अंबानी अडानी में से, अडानी की एक दिन की कमाई 8000 करोड़ है, और एक हमारा गांव में जिसका काम मान लो किसी की 100 रुपये दिहाड़ी है, अगर वोट गिरने के लिए जाएगा तो 8000 करोड़ का आदमी 8000 करोड़ वोट नहीं गिर सकता जी, एक वोट गिरा वो भी। मतलब ये मान के चलना चाहिए गांव के गरीब से गरीब आदमी को कि तेरे वोट की ताकत जो है ना, वो अंबानी के वोट की ताकत के बराबर है। उसको ये बताना है गांव के आदमी ने कि जो तू 500 रुपए लेके वोट गिरा है, जो तू दारू की बोतल में वोट गिरा है, जो तू चादर में, जो तू साड़ी में, जो तू कंबल में वोट गिरा है, उससे तू अपने बड़का की कब्र खोदा है। उससे बताना पड़ेगा गांव में जाके ने। बताने के लिए कौन आएगा? कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, लालची लोग नहीं आएंगे। ये हमारे लोगों में से लोग तैयार करने पड़ेंगे हमारे को। हमारे लोग जब जाग जाएंगे, जिनको समझ में आ जाएगा, वो जाके समझावेंगे। एकला जनता सरकार मोर्चा के 4 आदमी नहीं समझा सकते जी, गांव राम ने उठना पड़ेगा इस बात पे। तो
इस पर तो जब गांव के समझ में आ जाएगा तो गांव अपने आप संभाल लेगा, बढ़नी को नहीं देवे किसी चोर ने गांव में। अगर जब गांव के समझ में आ गया तो तरीका हम बता देंगे कि ठीक क्यों करो होगा। आपके बालक बीमार हुए हैं तो समाज हमेशा ठीक कैसे रहेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है, हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर देंगे कि आपका एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा पूरे गांव में। खेती में आपको पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, बाजार से कोई केमिकल नहीं लाना पड़ेगा, आप पूरी खेती की पूरी पैदावार कर सकते हो। आप बीमार नहीं होंगे हो, आप खेती आपकी ठीक होगी हो, आपकी शिक्षा ठीक होगी हो, बच्चे का रोजगार ठीक हो गया हो, पोल्यूशन ठीक हो गया हो, पेड़ पौधे बढ़िया आ गए हो, रुपया अपना ठीक हो गया हो, कर्ज मुक्त हो गए हो, और तो नहीं कुछ चाहिए जी। कर्जे तो मुक्ति गारंटी हम देवा, जनता सरकार मोर्चा देवा। कितना ही बड़ा कर्जा हो किसी का, ठीक है, हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो सरकार के ये कहते हैं कि आप जो है ना कर्जदार बनाए गए हो, असलियत में हो नहीं, और आपको कर्जे से मुक्त किया जा सकता है। अब इस पे तो जब ही उठ लिकड़ांगे ना जब गांव राम ने बेरा होगा, जब जागरूक होंगे, जब उठेंगे, जब थोड़ी बहुत एक्टिव होंगे। अब कोई बाहर का आदमी आकर आपके गांव में आके क्यों काम करने लग गया जी, तो गांव के आदमी ने समझना पड़ेगा ना जी। तो इसलिए फिर हमने लगा कि लोगों को जगाने के लिए और लोग तैयार करने पड़ेंगे। तो हम लोग एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे आने वाले टाइम में। अभी नवंबर तक हमारा प्लान है कि 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलेंगे और एक फिर प्रोग्राम नवंबर में होगा, उससे पहले एक फाइनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 400 लोग हम लोग तैयार करेंगे उनका पेपर लेकर के उसके बाद वो बनता जाएगा। आप ये सोच के देखो, आपके पूरे हलके में आज अगर एमएलए कोई गलत काम कर दे, उसके खिलाफ बोलने वाले कितने लोग हैं? आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा बोलने वाला। कोई अगर बोलने वाला मिलेगा तो कौन मिलेगा? जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, जो अपने लालच में बोलेगा। और बोलने वाले जो 2-4 और उनको 2-4 को अगर मना लिया जाए, पटा लिया जाए, खरीद लिया जाए, डरा दिया जाए, तो वो भी चुप हो जाएंगे। लेकिन इस व्यवस्था में जो हम लोगों ने तैयार किया, जनता सरकार मोर्चा ने, आपके पास पूरे हल्के में 350 एमएलए की ताकत रखने वाले लोग हैं। हर गांव में दफ्तर बनेगा और वो 5 लोग जो सेलेक्ट करके दिए थे गांव ने, वो 5 लोगों की ताकत एमएलए के बराबर की ताकत होगी। कोई भी गांव का आदमी एमएलए के पास दफ्तर में अर्जी लेके नहीं जाएगा, वहीं से गांव के दफ्तर में तय ही पोस्ट होगा, सीधा फैक्स जाएगा और वहीं से सेलेक्ट होगा। अगर नहीं होगा तो एमएलए को गांव में बुलाया जाएगा। हर एमएलए जो भी फार्म भरेगा उससे एफिडेविट लिया जाएगा ग्राम सभा के नाम पे कि तू पहले साल में क्या क्या काम करेगा, दूसरे साल में क्या क्या काम करेगा, तीसरे में क्या क्या करेगा, चौथे में क्या क्या और पांचवें में क्या क्या। अगर दूसरे साल में वो अपने काम जो उसने प्रॉमिस कर रखा है उससे नीचे गया, एफिडेविट गलत एफिडेविट देना, 420 में भीतर जाना हुआ है, एमएलए ने भीतर छोड़ के जाओगे। एक ने भी नहीं छोटा बार जो देश की जनता के साथ धोखा करेगा। चुनावी रैलियों में बड़े बड़े भाषण नहीं चलेंगे, एफिडेविट देकर जा गांव के नाम। अगर गांव के नाम एफिडेविट देकर जानता हो तो वोट ले लिए, नहीं तो नहीं। इसलिए इन लोगों को नकेल डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देश को, लोगों को, समाज को, जनता को अपनी ताकत का एहसास करना जरूरी है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। 1000 लोग भी को नहीं होंगे जो उनसे सारे के सारे देश में 1000 लोग भी नहीं होंगे टोटल, जितने विपक्ष के, पक्ष के जितने भी हैं, जो हमारे ऊपर राज करने लग रहे हैं। और हम लोग 140 करोड़ लोग हैं साहब, 140 करोड़ लोग। रोज एक न्यूजीलैंड पैदा कर दें आप। तो इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है अगर अपने अपनी बात समझ में आ गई कि हम लोग कितने हैं। और इस व्यवस्था को आप बदल सकते हैं, लेकिन तब बदल सकते हैं जब आप खुद लिखड़ांगे। अगर आप न्यू सोचोगे कि देवेंद्र बलारा या गौरव अरिया या जनता सरकार मोर्चा की या टीम ही ने कह दो तम कर लो भाई, हम थारे पाछा पाछा है, भाई न्यू को नहीं बने बात। पाछा पाछा लाग के तो फिर आगे आड़ा तो कुछ कड़ी आगे वाली बेट कड़ी कुएं में पड़ने लग गई तो सारे पड़ोगे कि फिर एक एक आदमी को जगाने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। हमारा काम है केवल जगाना, हमारा काम है आपको जागरूक करना। उसके बदले में ना आपका वोट चाहिए ना आपका नोट चाहिए। आपने अपनी यमुनानगर की टीम चलानी, अपना नोट अपने पास रखो, अपना काम चलाओ। हम कोई प्रधान ही नहीं, हम किसके पीछे लेवांगे? हमारा कोई काम ही नहीं, हमारी कोई चौधरी नहीं। हम तो सिर्फ ये है कि हम 4 दिन पहले हम लिखट लिए तो 4 बात का फालतू बेरा, बस इतना है। वो 4 बात हम बता देंगे, हम भी खाली, फिर आप हमारे बराबर के, रोड़ी खत्म। जिस दिन कोई सीख लेगा। इसलिए
सिर्फ एक बात बता दो जी, आप लोगों ने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो, नींद ना आई हो, तो राजनीति का अगर इतना बड़ा रोल हम लोग गांव में खड़ा कर दें कि एमएलए हमारी मुट्ठी में हो, यो ठीक है या उसके पीछे पीछे दौड़ना बढ़िया है? बताओ। पहले वाली बात ठीक है। पहले वाली बात ठीक है। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करोगे भाई होना चाहिए ऐसा? कोई ऐसा है जो नुकंदा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये जो लोग हैं अगर इनको ताकत दे के रखी तो हमारे आने वाले बच्चे कन्फर्म गुलाम होने वाले हैं। क्योंकि आज भी आप गुलाम हो, आज भी आप गुलाम हो। राजदंड को इस टाइम पे लोकसभा के अंदर, उस संसद भवन के अंदर स्थापित करने का खेल आ लिया दोबारा। वो राजदंड जिसको कभी अंग्रेजों ने नेहरू को दिया था, जब सत्ता उसने दी थी, ले तू पकड़, इब तेरा राज आ गया। फिर नेहरू ने कहा ना, मेरा राज नहीं है, जनता का राज है, इसलिए इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया था उसको। अभी मोदी साहब उसको दोबारा से संसद में स्थापित करने वाले हैं, यानी अंग्रेजों का राज दोबारा से आ रहा है। और कैसे आ रहा है मैं बता देता हूं।